बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट्स में भी बताया था और इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की होगी। जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं हर चैप्टर के अलग से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगा जो पेपर में जाते वक्त ये हर चैप्टर का निचोड़ होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो थ्योरी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें एक ऐसा MCQ आता है जो अक्सर समय से बालातर होता है। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस ईयर 2018 में एक क्वेश्चन आया था MCQ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ MCQ में शेयर किया हुआ है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट का वो गलत था, हमारे अपने स्टूडेंट का गलत था। अब चैप्टर 1 की बात कर लें, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अगर बताने की कर लें तो वो है फिक्स करना। ठीक है, आपको कोई वैल्यू दी होती है कि इसको 3 डिजिट या 2 डिजिट तक फिक्स करें। जिस तरह 1 पॉइंट आपको दे दें 7982 और कहें कि इसको 2 डिजिट तक फिक्स करें। ठीक है, तो आपने इसे फिक्स करना है। इसके लिए मैंने कैलकुलेटर पर फिक्स करने की वीडियो बनाई है, लेकिन कैलकुलेटर के रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसी के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें आप लोगों के भला आप लोगों के लिए सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जितनी पेपर में यूज़ होनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे लेक्चर स्टार्ट से देख रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें पता होगा मैंने कैलकुलेटर के रिलेटेड इतनी वीडियो बनाई है कि कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करना हर क्वेश्चन में मैंने बताया, आपको दिखाया कि प्रैक्टिकली आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ना कि मैं वैसे ही जवाब भी लिख सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हुए उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आपको कैलकुलेटर यूज़ करना फिर नहीं आएगा। मैं अभी इसके बाद आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीन आपने कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिक्स कैसे करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है, डेटा कैसे एंटर करना है। ठीक है, वो चीज़ें जो आपको टीचर भी क्लास में नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। अब आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जो चैप्टर 1 में से एक MCQ आया था बहुत इम्पोर्टेंट था, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर ही। ठीक है, वो क्या था, वो लिखा हुआ था, ये देखिए, प्राइमरी एंड लिखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ये फर्स्ट करना मैंने सेकेंडरी डाला हुआ है यहाँ पर, सेकेंडरी डेटा आर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आर, फिर आगे एक डैश लगाई हुई थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 2 डॉट्स दिए हुए थे। अब ये इस बात का मकसद क्या है? ठीक है, इस बात का मकसद बताने का ये है कि इस तरह का MCQ आता है, आपको उसकी समझ भी नहीं आएगी। अब देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आर क्या होते हैं? आगे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए था, उसमें हमारे पास सेम, ये मेरे अपने स्टूडेंट का काफ़ी सारों का गलत हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए था सेम, ऑप्शन बी था हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, एक सेम था, सेकंड था बी हमारे पास डिफरेंट, और थर्ड था हमारे पास ओपोजिट। सी कर लेता हूँ, ओपोजिट था। बिल्कुल इसी तरह आया था MCQ। ठीक है, ओपोजिट था। ओके, तीसरा ओपोजिट, और चौथा था हमारे पास ऑप्शन डी, उसमें लिखा हुआ था नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, आपको कौन सा ऑप्शन लगा, लेकिन मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा सेम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट ने सब ने ये ए पर लगाया था, सी पर लगाया था, या डी पर लगाया था, सॉरी बी पर लगाया था, सी या डी पर। ठीक है, सेम किसी ने नहीं लगाया था। अब आपको फील हो रहा होगा कि सेम तो होते ही नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी रीज़न भी बता देता हूँ, क्लियर भी कर देता हूँ ये सेम क्यों होते हैं। ठीक है, अब जब भी आपसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा आर। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा सेम होते हैं अगर आपसे पूछ लीजिए कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन यानी कि जो इकट्ठा करना है डेटा
वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है, उसका ऑप्शन आएगा बी। बट इस कंडीशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होते तो सेम है, ठीक है, मैंने उन्हें बताया सेम होते हैं लेकिन कलेक्ट करने के मेथड डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है आपको भी समझ आ चुकी होगी इस बात की, यानी कि इस तरह का एक आध आपका MCQs आता है जिसकी आपको समझ नहीं आती कई बार। बात रही फिक्स करने की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, काफ़ी कुछ आपसे शेयर करना है। अब सेकंड बात कर लेते हैं हम चैप्टर 2 की, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या हमारे पास, चैप्टर 2 का फर्स्ट ट्रिक शेयर करता हूँ आपके साथ, जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसमें मैंने डिफरेंस लिया 4 का, ओके। डिफरेंस था हमारे पास 4 का, मैंने क्यों लिया, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ भी रहे थे, मैंने वीडियो में भी क्लियर किया था लेकिन यहाँ पर ही बता देता हूँ। फर्ज करें मुझे एक लाइन लगानी है 17 पर, ठीक है, या कह लें 12 पर लगानी है, ओके। मेरे पास एक लाइन है ये वाली, मुझे चाहिए इसमें 12 नंबर, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ करें ये ग्राफ बनाते हुए इसको बनाया था 0 से स्टार्ट लिया था, इसका नेक्स्ट बनाया था 4, नेक्स्ट 8 बनाया था, ठीक है, नेक्स्ट 12 था। मैंने कहा था मैं 4 का डिफरेंस लूँगा, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12। अब फ़र्ज़ करें मुझे फाइंड आउट करना है 12 की जगह हम फाइंड आउट कर लेते हैं 10, ओके। 10 मुझे इसमें इस लाइन में से फाइंड आउट करना है। अब ये किस तरह से फाइंड आउट होगा, देखिए ना, मेरे पास कहाँ तक है 4, 8, 12, 10 कहाँ आएगा 8 एंड 12 के बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में किसी जगह आएगा। अब 8 एंड 12 की बात कर लेते हैं, 8 से लेकर 12 तक, ठीक है। मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है 10 कहाँ है। अब 4 पर तकसीम करने का यानी कि 4 का डिफरेंस लेने का फ़ायदा क्या था, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो टेबल 4 पर कंप्लीट होता है ना, उसका आपने डिफरेंस ले लेना है। जिस तरह अगर आप लेना चाहें 8, 16, ठीक है, 32, फिर आप नेक्स्ट ले लें, इसी तरह 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास 32 आ जाएगा। इसी तरह आप 4 का डिफरेंस लें, कोशिश करें, या 8 का डिफरेंस लें, या 12 का लें, ठीक है। आपको जब पता हो कि डेटा कहाँ तक रखना है, आपको डिफरेंस लेना भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 10 कहाँ पर आएगा, देखिए ना, 8 एंड 12 को ऐड करें, ऐड करते हैं 20 आ जाएंगे, डिवाइड 2 पे करेंगे तो 10 आ जाएंगे, ठीक है, हाफ आ गया। अब इसका मैंने हाफ़ किया है, किसका, 8 एंड 12 का, 12 एंड 8 का हाफ मेरे पास कितना आया, आधा ही 10 आ गया, मुझे 10 ही एग्जैक्टली चाहिए था। अब फर्ज करें मुझे चाहिए 11, अब 10 कहाँ पर ड्रा करना है, यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब मुझे फ़र्ज़ करें 11 चाहिए, 11 कहाँ पर आएगा, देखिए मुझे 8 एंड 12 के बिटवीन ही आएगा, यहाँ पर ही किसी जगह आएगा ना 11 भी। अब 11 को मैंने ड्रा करना है लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ पर आएगा। अब देखिए 8 एंड 12 के बीच में क्या आया, 10 आया, मुझे चाहिए 11 कहाँ होगा, इस 10 एंड 12 के बिटवीन, ठीक है, 10 और 12 के बीच में होगा, किसी जगह पर होगा। 10 और 12 का हाफ करें तो आपको पता है, 10 और 12 को ऐड करें, इनको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 11 आएगा, ठीक है। अब 10 के बाद मुझे 11 चाहिए, 11 यहाँ पर होगा, उसके बाद 12 है, देखिए मुझे इजीली पता चल गया 11 कहाँ है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस तरह आप नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था। अब सेकंड इसकी बात कर लेता हूँ। सेकंड ग्राफ जो है, इसकी जो आपने लेनी है फ्रीक्वेंसी, वो लेनी है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस इसमें कौन सा एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, इधर को जो जा रहा है, ठीक है, और ये वाला जो इधर को है, ऊपर से नीचे को है, ये वाई एक्सिस है। आपने वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेनी है और क्लास बाउंड्री लेनी है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब ये चैप्टर 2 के 2 ट्रिक्स थे, ये आपके साथ शेयर कर दिए। अब चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मुझसे 1-2 स्टूडेंट ने पूछा भी सर कि इसमें 3rd एंड 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दें। देखें स्टूडेंट, आपको जो भी पेपर देता है ना, पेपर बनाने वाला, ठीक है, उसमें डेटा को अपडेट करने की कोशिश की जाती है। ज़रूरी नहीं कि कौन से क्वेश्चन आपको उठा के दे दें। अगर आपका मेथड क्लियर है, देखें अगर आपको मीन फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है, आपका मेथड क्लियर है कि भी मीन किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो आपको दुनिया का कोई भी डेटा दे दें, आप मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपका मेथड क्लियर, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मीन अगर मीडियन दे देता है, फ़र्ज़ करें मीडियन दे देता है, अगर मीडियन का आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है,
तो आप इजीली मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चैप्टर 3 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर 3 है हमारा। इसका ट्रिक 1 शेयर कर लेता हूँ पहले आपके साथ। ये देखिए, मैं अब कोशिश करूँगा अच्छे से नज़र आ जाए आपको। ट्रिक 1 इसका शेयर करता हूँ, ठीक है। ट्रिक 1 में क्या है हमारे पास, ट्रिक 1 जो इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। आप जो अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल आ जाए, जिस तरह मेरे पास एक वेरिएबल है, अगर आपके पास आ जाती है क्लास, ठीक है। क्लास किसे बोलते हैं, जिस तरह ये आपके पास एक क्लास आ गई है, ठीक है। क्लास में क्या है, वैल्यू है 1 से लेकर 11 तक, और फिर 12 से लेकर हमारे पास 18 तक, फिर 19 से लेकर 27 तक, यानी कि इस तरह से इसे क्लास बोलते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, क्लास की आपको सीबी बनाना आती ही होगी, आपको उम्मीद है। अब सिंगल वेरिएबल की देख लेते हैं। मसलन मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, इसमें वैल्यू है मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है, फ़र्ज़ करें आपको सीबी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सीबी किस तरह से बनाएंगे, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, सीबी नहीं बनाना आती, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए एच फाइंड आउट करना है। एच क्या होता है, इंटरवल साइज़ फाइंड आउट करना है। इंटरवल साइज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर देते हैं, आंसर सेम आएगा। जब भी आपको ये डेटा देगा आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। अब सीबी बनानी है आपने इसकी 1 3 5 7। आप किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म किसे कहते हैं, लगातार को, ठीक है। लगातार, मुसलसल किसी दो टर्म का डिफरेंस ले लें। 5 में से 3 माइनस करें तो भी आपके पास इंटरवल साइज 2 आएगा। 7 में से 5 माइनस करें तो भी आपके पास 2 आएगा। 3 में से 1 माइनस करें तो भी आपके पास 2 आएगा। अगर आपके पास सेम आ रहा है तो आपके पास एक क्या डेटा है, कौन सा डेटा आपके पास, एक कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा है और ऊपर से हमें पूछ रहा है मीडियन मोड फाइंड आउट करें, तो यकीनन आप इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किस तरह से वो फाइंड आउट करना। अब इंटरवल साइज है 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 पर, ठीक है। कोई भी आ जाए आपका इंटरवल साइज, ठीक है, आपने क्या करना है, उसे 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे कोई भी आ जाए, जिस तरह ये डिफरेंस 2 आया, अब आपके पास 3 आ सकता है, ठीक है। मेरे पास 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा। अगर आपके पास 3 आ जाता है, 3 को भी 2 पे डिवाइड करना है तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है, इसको छोड़ें, मेरे पास आ रहा है 1, ठीक है। अब इसकी मैंने बनानी है सीबी। सीबी किस तरह से बनेगी, आपने इस x में से ये 1 को माइनस करना है, ठीक है। ये आपके पास लोअर लिमिट बन जाएगी, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है ये भी आपको बता देता हूँ। जो भी आपके पास एक क्लास होती है उसमें एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर होती है। लोअर कहते हैं छोटे वाली को, अपर कहते हैं बड़े वाली, ठीक है। अब इसमें से आपने 1 माइनस करना है, 1 माइनस करेंगे 1 में से तो 0 आएगा, ये लोअर लिमिट बन गई, ठीक है। अब 1 में 1 ऐड करना है तो आपके पास कितना आएगा, 2, ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अब 3 में से 1 माइनस करना है, इंटरवल साइज को ही लेकर मैं चल रहा हूँ 1 को, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करना है तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 3 में 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 4 आएगा। अब 5 में से 1 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 5 में 1 ऐड करता हूँ तो 6 आएगा। 7 में से 1 माइनस करता हूँ तो 6 आएगा, 1 ऐड करता हूँ तो 8 आएगा। 1 क्या है, 1 इंटरवल साइज लिया मैंने, उसको 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। अब उम्मीद है आपको सीबी बनाना आ चुकी होगी इस तरह के लिए, ठीक है। अब सीबी की क्या शर्त होती है, सीबी को अगर आपने चेक करना है कि मेरी सीबी ठीक बन रही है या नहीं, तो इसको चेक करने का मेथड क्या है कि आपकी ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर। अब ये आपकी चीज़ें सेम होनी चाहिए, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये सेम होनी चाहिए, 2 2 4 4 6 6, ओके। अब कई बार डेटा आपको इस तरह का पेपर में देते हैं, यकीन माने इतना आसान होता है। ये देखें, आपको डेटा इस तरह का दे देते हैं कि क्लास यही दे देते हैं, 0 2 2 4 4 6 6 8, ठीक है।
अब ये डेटा दे देते हैं आपको, कहते हैं कि आपने इसका मीडियन मोड फाइंड करना है। अब कई स्टूडेंट तो इन्हें CB बनाना ही नहीं आती। अब यहाँ पर CB क्या है, CB कौन सा कॉलम है, CB बजाते खुद क्लास CB है इस वक्त। ये इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। CB हमें ऑलरेडी उसने दी हुई है 022446668। किस तरह मुझे पता चला CB दी हुई है, क्योंकि इसके सामने वाली वैल्यू सेम है, ओके। 4 इसके सेम है, 8 इसका सेम है, सॉरी 6 इसका सेम है। अगर इस तरह से आपकी वैल्यू सेम हो जाती है इस तरह से, ठीक है, तो आप समझ लेना कि आपको CB ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। अब क्लास के लिए आपने फाइंड आउट करना सीख लिया होगा कि किस तरह से CB बनानी है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास कुछ डेटा डिस्क्रीट दिया गया है, ठीक है, फर्ज करें मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x है मेरे पास 3 7 9, ठीक है, 13। अब इसमें से फाइंड आउट करना मीडियन मोड इंतहा इम्पोर्टेंट और आसान है, लेकिन पेपर में कभी आएगा लाजमी ये पे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस बात की भी गारंटी करता हूँ, इस बात का भी दावा करता हूँ कि यह आप में से अक्सर स्टूडेंट का गलत होगा अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी। देखें, इसको फाइंड आउट करने का मीडियन मोड इसमें से फाइंड आउट करना है। अब आपसे CB ही नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि डिफरेंस इसका डिफरेंट है। 7 में से 3 माइनस करते हैं तो मेरे पास आता है 4, ठीक है। 9 में से 7 माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है, देखें। 13 में से 9 माइनस करते हैं तो मेरे पास 4 आ रहा है। अब देखिए, कभी 4 आ रहा है, कभी 2, कभी 4, ठीक है। अब अगर डिफरेंट आना शुरू हो जाए इन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स का, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर तो सेम आया, आपको पता है, मैंने 7 में से 5 माइनस किए तो भी 2 आया, 5 में से 3 माइनस किए तो भी 2 आया, 3 में से 1 माइनस किए तो भी 2 आया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, ठीक है। इसी हालत में हमारे पास मीडियन मोड की वैल्यू क्या होगी। इस हालत में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो भी आप फाइंड आउट करें, कोटाइल फाइंड आउट करें, मीडियन कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं, आपने क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब n/2 क्या है, बस कहने साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी देगा। अगर आपको मीडियन मोड दे दिया है तो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी लाजमी देगा, क्योंकि ग्रुप डेटा आगे देने की यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट का टाइम कम से कम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जा सके और स्टूडेंट को कम से कम टाइम मिले। अब फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, फर्ज करें, ये मैं वैसे ही बना लेता हूँ 3 4 7 9, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर आपने CB भी बनाने, CB बनाना आएगी ही नहीं आपको, ठीक है। अब CB बनेगी भी नहीं, बात ये भी है, ठीक है। मज़े की बात ये है, CB बनेगी भी नहीं। अब स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या स्टेटमेंट सेम होगी, सेम नहीं होगी। यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। अब n/2 फाइंड आउट करना है। n/2 कितना हमारा सिग्मा f/2 के इक्वल होता है, आपको पता है, ठीक है। n जो है सिग्मा f के इक्वल होता है, n इज इक्वल टू सिग्मा f समीशन ऑफ f, ओके। अब यहाँ पर समीशन ऑफ f कर लेते हैं, कितना है मेरे पास 3 4 7 9, ठीक है। 3 + 4 मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 3 + 4 + 7 + 9, ओके। अब यहाँ पर यहाँ देखें, हमारे पास समीशन ऑफ f आया हमारे पास 23, ठीक है। 23 को 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या आएगा 11 ये आएगा 11 इसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ 11.5 आएगा, ओके, ठीक है, 11.5। अब 11.5 क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये ग्रुप फाइंड आउट करना है। CB भी बना लेते हैं, CF, इसे क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये किस तरह से फाइंड आउट करनी है, 3 का 3 पहला लिख देना, इस 3 की बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वाले की, ठीक है। 3 में 4 ऐड करने तो 7 हो जाएंगे, 7 में 7 ऐड करने हैं तो आपके पास 14 हो जाएंगे। ये इस तरह से बनाई जाती है, आपको पता होगा। 14 में 9 ऐड करें तो आपके पास 23 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला ग्रुप 11.5 का, ये कहाँ पर बनेगा, ठीक है, और इसका मेन मीडियन मोड क्या होगा। अब यहाँ पर इंतहा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर करने लगा हूँ। अब ये इसका ग्रुप बनेगा 11.5, किस तरह से बनेगा मैंने ऑलरेडी आपके साथ हर वीडियो में डिस्कस किया। जिन दो वैल्यूज़ के बिटवीन ये 11.5 आ रहा हो, जिसने 7 और 14 के बिटवीन आ रहा है, इसको आपने अंडरग्राउंड कर लेना है, ठीक है, अंडरलाइन कर लें या अंडरग्राउंड कर लें। इससे क्या होता है कि पेपर चेकर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट कोई पढ़ा लिखा है, कोई अच्छे टीचर का स्टूडेंट है ये।
अब 11.5 आ गया। अब मुझे चाहिए मीडियन। मीडियन में किस तरह से फाइंड आउट करूँ, मेरे पास तो सी भी नहीं है, ठीक है। अब ये इसे बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ये बड़ी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन कभी इस तरह का ये देगा, हो सकता है आपको इस बार भी दे दें। अब इसका जो मीडियन है वो है 9, ठीक है। बड़ी ही मज़े की बात है, इसका मीडियन है 9। अब आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे इसका मीडियन 9 क्यों आया, कैसे आया, आपने कैसे लिया सर। ये देखें मीडियन क्यों 9 है, इसका आपने जब ग्रुप फाइंड आउट कर लेना, एक्स की वैल्यू हमेशा आपका मीडियन होगी, ठीक है। मोड की बात कर लेता हूँ, तो मोड के लिए भी आपको यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोड कह दे तो भी आपका 9 है, क्यों, क्योंकि आपने सबसे पहले n/2 ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उसमें आपने वैल्यू पुट की, आपका जो भी आएगा उसे आपने यहाँ पर ग्रुप को अंडरलाइन कर लेना CF को देखकर, क्लास फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। उसके जो सामने वाली x की वैल्यू होगी, कोई भी वेरिएबल x है, y है, जो सा भी है, ठीक है, उसकी सामने वाली वैल्यू हम आपका क्या होगी, मीडियन मोड जो भी आपसे पूछ रहा है वो होगी, ओके। डिस्क्रीट का आपका कॉन्सेप्ट भी उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। अब ट्रिक नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक में इसमें क्या है हमारे पास, अगर आपको रेसिप्रोकल ऑलरेडी दिए गए हैं, अक्सर पेपर में दिए गए होते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रेसिप्रोकल दिए गए हैं कि वैल्यू 0.002 है, 0.003 है, ये कुछ इस तरह से रेसिप्रोकल आपको दिए होते हैं, और आपको कहते हैं कि हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करें, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर इनका एक और रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जो कि गलत बात है, सरासर गलत बात है। अब ये आपको जो वैल्यू दी गई है ये 1/x की हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा वो बुक से बिल्कुल सेम नहीं होगा, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। हो सकता है मे भी कोई एक आध क्वेश्चन आपका सेम हो, लेकिन ज़्यादातर सेम नहीं होता, ठीक है। अगर पेपर बनाने वाला अच्छी तरह बैठा है तो बड़ा टफ आपको बना कर देता है, आपको डेटा वही नहीं देना होता, क्योंकि आपको कौन सा याद है कि यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना था, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। ट्रिक 3 में क्या है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप में से किसी ने अभी तक नहीं मुझसे पूछी, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो क्वार्टाइल है, चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ, क्वार्टाइल है वो कौन सा है, क्वार्टाइल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। अब आप में से किसी ने नहीं पूछा सर क्वार्टाइल 4 भी होता है, क्योंकि क्वार्टाइल उस वैल्यू को कहते हैं जो 4 हिस्सों में डिवाइड करती है किसी भी चीज़ को, ओके। अब आप में से किसी ने नहीं पूछा सर हम Q4 क्यों नहीं फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, Q4 हमारे पास होता ही नहीं। अगर आपको पेपर में कहते हैं Q4 फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने लिख रहे हैं दिस कैन नेवर बी सोल्व्ड, ठीक है, ये कभी भी सोल्व नहीं हो सकता। Q4 से क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट डिसाइल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्वार्टाइल जो होता है वो किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। डिसाइल जो होता है वो 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। जो परसेंटाइल होता है वो 100 में, ठीक है। क्वार्टाइल का मतलब 4 होता है। डिसाइल कहते हैं, ये लफ्ज़ लिया है डिसाइल डिकेड से, डिकेड कहते हैं अशरा को, ठीक है। अशरा में कितने होते हैं, अशरा का मतलब ही 10 होता है, ठीक है। जिस तरह रमज़ान शरीफ में 3 अशरे होते हैं, हर अशरा 10 दिनों पर मुश्तमिल होता है। अब परसेंटाइल लिया हुआ है परसेंटेज से, परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती हैं, ठीक है। अब क्वार्टाइल 4 है लेकिन 3 तक जा रहा है, ठीक है। अब डिसाइल कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डिसाइल 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये अप टू 100 ऑन जाता है हमारे पास डिसाइल 9 तक। हालांकि ये तो 10 हिस्सों में डिवाइड करता है बट ये जाता 9 तक ही है, ठीक है। यहाँ पर ही आपका क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। अब परसेंटाइल की बात कर लें, परसेंटाइल 10 से स्टार्ट होता है और ये जाता है परसेंटाइल 99 तक। अगर आपको कहले डिसाइड 10 फाइंड आउट करें तो भी आपने कहना है कि ये कभी भी नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है, क्योंकि 10 से आगे तो हमारे पास परसेंटाइल स्टार्ट हो जाती है। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बुक में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास, अब चैप्टर 4 में से एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था 2018 में, जिसकी मैं अभी आपसे बात शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट भी आता रहेगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट टाइम भी। 2018 में एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज, जिसके पास ओल्ड पेपर है उन्हें पता होगा, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज़ 49, इस तरह से था, 49 था, 81 था, इस तरह का कुछ था वो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि सेकंड मूवमेंट दी हुई थी, कुछ फाइंड आउट इस तरह से करना था
कि स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मूवमेंट किस तरह से क्लियरिटी करनी है। मूवमेंट की बात कर लेता हूँ। सेकंड मूवमेंट जिसे m2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसे μ2 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये इक्वल होती है हमारे पास वेरिएंस के। मैं मूवमेंट किस तरह से बनाता हूँ, मुझे कैसी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक भी बताया ऑलरेडी वीडियो में भी, यहाँ पर भी बना देता हूँ। फर्स्ट मूवमेंट इज़ इक्वल टू 0, थर्ड मूवमेंट इज़ इक्वल टू 0। आपके पास थर्ड मूवमेंट तक ही है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट भी बता देता हूँ। 5 मूवमेंट, 5th मूवमेंट भी 0 होगी, 7th भी होगी 0। क्यों मुझे पता है? क्योंकि मुझे पता है ऑल ओड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन आर 0। तमाम ओड ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। अब बात कर लेते हैं जो इवन है। इवन किस तरह से बनानी है? अब सेकंड मूवमेंट मैंने बनानी है, μ2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m2 से भी। ठीक है, सेकंड मूवमेंट किसकी इक्वल होती है? सेकंड मूवमेंट आपने क्या करना है? समीशन लगाना है। समीशन इसे बोलते हैं, इसे सिग्मा, पॉपुलेशन सिग्मा भी बोलते हैं, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी है। अब इसको मैंने बनाना है, सेकंड मूवमेंट को बनाना है। आपने क्या करना है, जो मूवमेंट बना रहे हैं वही नेक्स्ट वाले की इसकी पावर ले लेनी है। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 0। ओके, और जो आपने साथ लिखना है वो 2 में से जो भी आपके पास आ रही है पावर, उसमें से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देना। 2 में से 1 माइनस करता हूँ तो 1 ही रहेगा, इसलिए मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 ही लिखूँगा। समीच आपका सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मूवमेंट क्या आ गई? वेरिएंस आ गई ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गई। अब फोर्थ मूवमेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ मूवमेंट किस तरह से फाइंड आउट करें? ये भी वही फार्मूला, आपने समीशन लगाना है, इसकी पावर वही लगानी है जो इसकी बेस है। पावर कितनी आ जाएगी? 4। ओके, अब 4 में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देना। कितना आ गया? 3। वही लॉजिक जो मैंने पहले आपको बता दी। मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी यही लॉजिक शेयर करता हूँ जो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब मूवमेंट देखें, आपके साथ आपके पास 4 तक है, मैंने आपको 7 तक ये मूवमेंट बता दी। अगर आपको मैं नेक्स्ट भी बता दूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मूवमेंट 6 की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, BS लेवल तक नहीं है, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, समीशन का वही वैल्यू ले लेते हैं, 6 आ जाएगी। ओके, 6 में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे 5। देखिए मैंने कितनी क्लियरिटी से आपको बता दिया। अब उम्मीद करता हूँ आपको मूवमेंट कभी भी नहीं भूलेंगी। ठीक है, समीशन लेके उसको इतनी ही वैल्यू लेके 1 माइनस करके नीचे लिख देना, यानी कि बेस में साथ ही। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, यहाँ पर ही बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको MCQ में अक्सर आया होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट। फर्ज करें A एक कांस्टेंट है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A होगा 0, वेरिएंस ऑफ A वो भी कितना होगा? 0। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक ये वाली होगी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की। दूसरी बात कर लेते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास एक वेरिएबल आ जाता है जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ AX आ गया। ओके, अब आपने इसको सोल्व करना है, ये किसके इक्वल होगा? A बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास? X बचेगा। क्यों X लिया मैंने? वो साथ आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके साथ वेरिएंस भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर A का स्क्वायर था और साथ था स्क्वायर रूट। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन साथ वैसे ही है। अब ये स्क्वायर रूट क्या हुआ? इस स्क्वायर से कैंसिल होगा। नेक्स्ट मेरे पास बच गया A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपसे अक्सर पेपर में पूछी जा सकती है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रिक है आपको मैंने देना था, ये जो MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, अब β1 β2 B1 B2 आप क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, कर्टोसिस के लिए आपको पता है मूवमेंट यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आपसे पूछता है β1 जो है हमारे पास 0 है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी हमारे पास? नॉर्मल होगी। ठीक है, अगर β1 हमारे पास लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या होगा? β1 जो हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? ठीक है, देखिए सुनो, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या होगा
कि हमारे पास बीटा 1 अगर लेस देन 0 तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ये देखें, ये आपके पास सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, इसे नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, ओके। अब दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 2, ठीक है, 7 कॉमा लगा कर कहेगा बीटा 2 जो है वो आपका इज इक्वल टू 3 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी। अगर बीटा 1 0 है तो ये तो पक्की बात है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने फाइंड आउट किया कट आसेज, हमने फाइंड करनी है इसकी, यानी कि कट आसेशन फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सा कट आसेज है, ठीक है। बीटा 2 अगर 3 के इक्वल है तो ये आपके पास मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, ठीक है। अगर बीटा 1 आपका 0 है, ठीक है, बीटा 2 अगर आपका ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, अगर बीटा 1 0 है और बीटा 2 जो है वो लेस देन 3 है तो क्या होगा, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, अगर आपको पता है तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का मकसद क्या है, देखिए ना, आपसे बीटा 1 0 होगा तो बीटा 2 पूछेगा, अगर बीटा 1 0 नहीं है तो बीटा 2 आपसे कभी नहीं पूछेगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब 3 से अगर ग्रेटर है तो हमारे पास क्या होगा, अगर 3 से ग्रेटर तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकार्टिक होगी, ठीक है। अगर हमारे पास 3 से कम है बीटा 2 की बात कर रहा हूँ, बीटा 1 की नहीं, बीटा 1 हमेशा 0 ही रहेगा अगर आपको बीटा 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्लेटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। मैंने तीनों के बारे में बता दिया, ग्रेटर देन हो तो हमारे पास लेप्टोकार्टिक, लेस देन हो तो प्लेटिकार्टिक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 5, उसकी बात कर लेते हैं। और जो एक लास्ट ट्रिक है इसका, कोटाइल डेविएशन, कई बार पूछता है आपसे, ठीक है। कोटाइल डेविएशन अक्सर स्टूडेंट को इसका फार्मूला ही नहीं आता, ये तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ओके। जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन होता है वो हमारे पास होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, ओके, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन है, कोफिशिएंट है जो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ आपको, ओके। यहाँ पर मैं निचोड़ निकाल के आपको बता रहा हूँ इसका, ओके। मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया, चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, हमारे एक स्टूडेंट का ये भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 79 आए थे या 80 आए थे। उसका चैप्टर 5 का क्वेश्चन गलत किस वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे प्रीवियस टीचर थे, बाद में मैं आया था तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं बताया हुआ था, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास आ जाता है कोई भी ईयर, ठीक है, आपकी बुक में क्या 1965 है, 1968 है, इस तरह के ईयर है, लेकिन जो आपको करंट सिचुएशन में पेपर आएगा, अभी पेपर आएगा, उसमें डेटा आपको दिया होगा 2016 का, 2017 का, ओके। ज़रूरी नहीं है कि पेपर का डेटा जो है वो हमेशा सेम रहे, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक का डेटा हो लेकिन आपको ईयर ये नहीं देगा, ठीक है, जो अभी तक हमारे पास सिचुएशन आई है। हो सकता है मे बी आपको प्रीवियस ईयर्स दे दे, जिस तरह 1900 के हमारे पास साल हैं, 65 है, 68 है, हो सकता है ये दे दें, लेकिन अक्सर वो न्यू ईयर ही देता है। इससे क्या होता है, इसको देखते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने 2016 कहीं पढ़ा ही नहीं था, 2017 कहीं पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। अब ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, 1965, ठीक है। इसका आपका फ़र्ज़ करें आपको डेटा दिया हुआ है ये 75, 79, 78, ओके। ये दिया हुआ है आपको 82, 89 एंड 93, ओके। अब एक चीज़ तो ये रही कि आपको ईयर जो है वो ये देगा, करीबन 2016, 17, 15, 16, 18, 19 दे दे, हो सकता है इस बार 18, 19 दे दे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी करूँगा, कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना बेस ईयर कौन सा रखना है, करंट ईयर, यही बात यहाँ पर क्लियर नहीं होती है अक्सर स्टूडेंट की, और पेपर में यही यहाँ से गलती हो जाती है, ठीक है। अब करंट ईयर कौन सा रखना, बेस ईयर कौन सा रखना, एक सिंपली ट्रिक जो है, जो हमारे पिछले ईयर गुजर चुके हैं, जिस तरह 1965 है यहाँ पर, ठीक है, उसको आपने रखना बेस, ठीक है। और जो 1968 है वो रखना है करंट। ये सिचुएशन उस वक्त आपने अप्लाई करनी है, ये आपका अपना मेथड है, आपकी अपनी लॉजिक है जिससे आपने ये बनाना है। अगर आपके पास आ जाता है 2016 एंड 2017,
ठीक है। तो आपने 2016 को बेस रखना है, करंट रखना है 2017 को। ओके, अब एक और ईयर की बात कर लेते हैं, 2008 का डेटा आ जाए और साथ आ जाए 2020 का। ओके, अब आप में करंट कौन सा रखना है, 2020 रखना है, बेस कौन सा रखना है, 2008। अब इसी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह ये उस सिचुएशन में रखना है जब आपको क्वेश्चन में नहीं कहेगा, ठीक है। फर्दर करें, आपको क्वेश्चन में कह देता है आपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और साथ में ये कहता है बाय टेकिंग, ठीक है। अभी तो मैंने आपको कहा कि इसको बेस रखना है और इसको करंट रखना है, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में कह देता है बाय टेकिंग 1968 एज बेस ईयर, आप कहेंगे सर हमें तो आपने इस तरह कहा था, हमने इसी तरह सोल्व कर लिया, लेकिन फिर मेरे वाला मेथड अप्लाई नहीं करना, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये आपने अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने हमें सिचुएशन दे दी कि इसको आपने बेस रखना है, एक बेस हो गया तो आपको पता है सेकंड करंट तो आना ही आना है, ठीक है। अगर पेपर में कह दे कि कौन सा बेस रखना है कौन सा करंट रखना है तो आप पेपर की बात माने, वरना आपने मेरी बात माननी है कि बेस को रखना है कम वाला ईयर, ठीक है, और जो ज़्यादा करीब है हमारे जिस तरह 1968 है, ठीक है, तो 2017 जो बड़े वाला उसको करंट रख लेना। ओके, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, यहाँ पर जो डेटा मज़े की बात है सेम नहीं आएगा। ओके, बेस और करंट, जिसको बेस और करंट का पता चल गया ना वो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर देगा। ओके, तो आपको ये कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और जो बाकी चैप्टर 6, 7, 8 चैप्टर 6, 8, 9 है उन पर मैं अलग अलग से वीडियो सुबह आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो कैलकुलेटर पर बनाऊंगा, कैलकुलेटर का आपको मैंने मास्टर बना देना है इंशाल्लाह, आप कैलकुलेटर के इंजीनियर बन जाएंगे अगर मुझसे कैलकुलेटर सीखेंगे। ओके, आपको कोई टीचर आपको इसी तरह प्रैक्टिकली नहीं करवाएगा, इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा किस तरह से उसे आपने यूज़ करना है। अब नेक्स्ट वीडियो उस कैलकुलेटर पर होगी, इस बात को आपने लाजमी ध्यान रखना है। चैप्टर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन अक्सर गलत होता है, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 4 का, ठीक है। इनको आप अच्छी तरह से कर लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ठीक है। अपने दूसरे स्टूडेंट को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा लें, तो अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर दिल चाहे तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।